हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 उसका हम साइंटिफिक मैनेजमेंट देखेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था। इससे पहले चैप्टर 1 उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और चैप्टर 2 के इससे पहले के वीडियोस यानी फेयोल के प्रिंसिपल तक के वीडियोस पहले से अपलोडेड है, जो आपको प्लेलिस्ट या फिर आई बटन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियोस आप अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल का क्या मतलब है? देखो, साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब है मैनेजमेंट और साइंस को साथ में मिलाओ। अब मैनेजमेंट और साइंस को साथ में मिलाओ का क्या मतलब है? देखो, मैनेजमेंट तो हम पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। दूसरों से काम कराने की क्रिया है, ये काम कराने की कला है। साइंस क्या है? साइंस का मतलब होता है नॉलेज। साइंस का मतलब होता है एनीथिंग विच इज हैविंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट यानी एक कारण होगा और उसका कुछ प्रभाव होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है तो हम कहेंगे साइंस है। जैसे एक वर्कर लगातार काम कर रहा है, लगातार काम करते करते थक जाएगा, उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो अगर हम उसको रेस्ट दे देते हैं तो उसकी इफिशियंसी रिस्टोर हो जाएगी। ये साइंटिफिक तरीका हुआ। एक आदमी से काम करा रहे हो लगातार, भैया काम लगातार मत कराओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। लगातार काम करेगा तो आखिरी में वो काम करता हुआ दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में उसकी प्रोडक्टिविटी कुछ भी नहीं होगी। तो अगर आपको उसकी प्रोडक्टिविटी को रिस्टोर करना है तो आप उसको आराम का थोड़ा वक्त दे दीजिए। तो टेलर ने बोला कि मैनेजमेंट को साइंटिफिक वे में अप्लाई करेंगे। समझ में आई बात? आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 4 प्रिंसिपल दिए टेलर ने। पहला है साइंस, फिर यहां देखना कॉमा लगा है, साइंस कॉमा नॉट रूल ऑफ थंब, ऐसे करके पढ़ना है। ठीक है ना? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब ऐसे नहीं पढ़ना, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब क्या है? देखो, टेलर ने बोला कि ईच जॉब शुड बी परफॉर्म्ड इन द साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे का क्या मतलब है भैया? डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, मतलब रूल ऑफ फोर्स नहीं चलेगा। रूल ऑफ थंब मतलब रूल ऑफ फोर्स। मैनेजर डिक्टेटरशिप करते थे, मैनेजर अपने इंट्यूशन के बेसिस पे काम करते थे। मैनेजर्स पहले क्या करते थे? बोले ये मुझे सही लग रहा है ना, ये काम हो जाना चाहिए। भैया ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए मैनेजर आया और उसने बोला कि हे वर्कर्स इधर आओ। वर्कर्स गए, बोले सर बताइए क्या हुआ। मैनेजर ने बोला कि ये लो 1000 यूनिट मुझे 3 घंटे के अंदर चाहिए। अब मशीन मान लो वर्कर्स जितने हैं 3 घंटे में कितना चाहिए? 1000 यूनिट, 1000 यूनिट। ठीक है। अब मशीन मान लो 6 घंटे में बनाती है 1000 यूनिट, तो 3 घंटे में ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब मैनेजर अपनी मनमर्जी ना चलाएं, टेलर का ये कहना था। साइंटिफिकली थोड़ा सोचे कि कितना टाइम लगेगा, कितनी प्रोडक्टिविटी आएगी। ठीक है ना? उसके बाद हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। ठीक है ना? इसका मतलब क्या है? टेलर ने बोला कि हे मैनेजमेंट और हे वर्कर्स, आप दोनों आपस में सामंजस्य बना के रखें, मिलजुल के रखें, शांति बना के रखें। टेलर ने बोला आप दोनों को अपनी सोच बदलनी होगी। टेलर ने बोला हे वर्कर्स, हे मैनेजर्स, आप एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। अगर आपके अंदर ऐसी भावना है, एनिमोसिटी है, तो उसको हटाइए। फिर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब क्या है? उन्होंने बोला कि पहले हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब है मिलजुल के रहिए, और फिर इन्होंने बोला कि मिलकर काम भी करिए ना। आप अपने अपने बारे में मत सोचिए, आप दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी हैं, इसलिए आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करिए। तो एक्सटेंशन ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। टेलर ने बोला कि वर्कर को इस तरह से ट्रेनिंग दीजिए कि अगर वर्कर बेहतर करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन बेहतर करेगा। वर्कर, मान लीजिए आपने एक वर्कर को बुलाया और उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी, उसको पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है, तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। और अगर वर्कर का डेवलपमेंट नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो होते हैं वो वर्कर होते हैं। अगर किसी में बहुत ट्रेंड वर्कर है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे ले जाएंगे, और कहीं पर अनस्किल्ड वर्कर हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को डुबा भी सकते हैं। तो ये चार प्रिंसिपल हो गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के। उसके बाद बात करें
तो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक का क्या मतलब होता है? टेक्निक का मतलब होता है प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग, किसी भी काम को करने का वो तरीका, एक खास तरीका, एक प्रैक्टिकल तरीका, पर्टिकुलर वे, कोई खास तरीका। जैसे हर एक टीचर के पढ़ाने की टेक्निक अलग अलग होती है, तो टेक्निक का मतलब होता है खास तरीका। तो टेलर ने क्या बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ले लीजिए। पहला प्रिंसिपल इन्होंने दिया जिसको कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर ने बोला कि एक बात बताओ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग से लेकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक कई सारी एक्टिविटीज होती हैं, और क्या आप एक पर्सन से ये उम्मीद कर सकते हो कि वो सारी एक्टिविटीज में अच्छा हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर एक पर्सन हर सारी एक्टिविटीज में अच्छा नहीं हो सकता। तो टेलर ने बोला कि एक काम करो, अपनी एक्टिविटीज को दो डिपार्टमेंट्स में बांट दो। एक बना दो प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा बना दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट, अब एक बात बताओ, अगर मान लो कि प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाने का क्या फायदा होगा? क्योंकि प्लानिंग वाले काम प्लानिंग के हिसाब से करेंगे, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन के हिसाब से करेंगे। अगर मान लो ऐसा होता कि प्रोडक्शन वालों को प्लानिंग का काम दिया जाता और प्लानिंग वालों को प्रोडक्शन का काम, तो बेड़ा गर्क हो जाता। तो टेलर ने बोला कि डिपार्टमेंट बनाओ। अब इन्होंने क्या बोला? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या मतलब है कि आपको ये इंस्ट्रक्शन देगा। ये क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन देगा कि काम को किस तरीके से करना है। रूट क्लर्क, रूट का मतलब होता है रास्ता दिखाना, मार्ग प्रशस्त करना। तो रूट क्लर्क बताएगा इस स्टेप के बाद ये स्टेप फॉलो करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क ये बताएगा कि काम को टाइम पर कंप्लीट कर लिया जाए और उसकी कॉस्ट शीट क्या होगी, कितना टाइम लगना चाहिए काम को करने में और कॉस्ट कितना आना चाहिए। एंड डिसिप्लिनेरियन ये क्या बताएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, नियम, कानून, कायदे पूरे किए जा रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से ये चार डिपार्टमेंट हो गए। कौन कौन से? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड उसके बाद जो है आपका डिसिप्लिनेरियन। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपका आता है प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज में सबसे पहले आएगा स्पीड बॉस। स्पीड बॉस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? स्पीड बॉस का क्या काम होगा? स्पीड बॉस का काम ये होगा कि वो ये इंश्योर करे कि काम टाइम पर हो जाए और टाइम के साथ साथ काम कैसा हो, आपका एक्यूरेट हो, टाइम पे हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम बिगड़ जाए, टाइम पे मतलब हो जाए और परफेक्शन के साथ हो जाए। दूसरा, गैंग बॉस का काम क्या होगा? गैंग बॉस का काम क्या होगा कि मशीन्स, टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन रहे। मतलब अगर वर्कर आया और उसको मशीन और टूल्स अवेलेबल नहीं हुए तो वर्कर काम नहीं कर पाएगा। तो ये गैंग बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको मशीन्स और टूल अवेलेबल कराए। लेकिन मशीन काम करते करते खराब भी हो जाएगी तो ये उनको रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? रिपेयर बॉस की। और इंस्पेक्टर क्या देखेगा? इंस्पेक्टर देखेगा कि क्या आपके क्वालिटी ऑफ वर्क सही है। मतलब जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी क्वालिटी ठीक है, आप काम ठीक से कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ वर्क मतलब प्रोडक्ट जो आपका निकल के आ रहा है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसा हम चाहते हैं क्या वैसा ही है। तो ये काम करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? इंस्पेक्टर की। और ये 8 लोग क्या करेंगे? ये 8 लोग मिलकर वर्कर पे निगाह रखेंगे। वर्कर ने बोला कि देखो, हमने एक फेवल का प्रिंसिपल पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना। तो फंक्शनल फोरमैनशिप इज डिवीजन ऑफ वर्क ही है। काम को हमने बांट दिया, अब ये अपना अपना काम करेंगे, 8 लोग मिलकर अपना काम करेंगे और ये वर्कर पे निगाह रखेंगे। तो वर्कर, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन देने में एक्सपर्ट होगा, ये डिसिप्लिन में एक्सपर्ट होगा, मतलब सारे एक्सपर्ट्स अपनी अपनी निगाह रखेंगे वर्कर के ऊपर, तो वर्कर ठीक तरीके से काम करेगा। उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है भैया कि बिजनेस के हर एक्टिविटी के लिए, हर एक ऑपरेशन के लिए आप स्टैंडर्ड बनाइए। स्टैंडर्ड बनाइए का मतलब क्या है भैया? आप क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाइए कि इससे कम क्वालिटी की चीजें हमें नहीं चलेंगी। ठीक है, अगर क्वालिटी मतलब कुल मिला के आप क्वालिटी ओवर क्वांटिटी प्रेफर करें। आपकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए क्वांटिटी से। आप ज्यादा बनाने से बेहतर है कि आप ये बनाएं कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। जैसे एसी मान लीजिए आप 3 स्टार 2 स्टार, तो ये क्वालिटी है, ठीक है। उसके अलावा आप ये सेट करें कि आपका वर्कर 1 घंटे में कितना प्रोडक्ट बनाना चाहिए, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन होगी। एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या हुआ? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब होता है अननेसेसरी वैरायटीज को खत्म करिए यार। अननेसेसरी वैरायटी का मतलब, मान लीजिए एक कंपनी है, वो शैम्पू बनाती है 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए के पाउच में। तो भैया इतने ज्यादा वैरायटी बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करिए, 2 रुपए का बनाइए, 5 रुपए का बनाइए, ठीक है ना। और बाकी आप
डिब्बे में देना शुरू कर दीजिए। तो ये क्या है, एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटी, साइज एंड ग्रेड्स ऑफ द प्रोडक्ट, जिससे फालतू में आपका एफर्ट वेस्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मेथड स्टडी की बात करें तो फाइंडिंग बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब। ये क्या है भैया, मेथड स्टडी में बेस्ट वे ऑफ डूइंग जॉब का मतलब क्या है कि ऐसा काम करने का तरीका ढूंढिए जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, और क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। मतलब कस्टमर ज्यादा खुश रहेगा, क्वालिटी अच्छी होगी तो कस्टमर खुश होगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन खुश रहेगा। ठीक है, उसके बाद मोशन स्टडी की बात करते हैं। मोशन स्टडी क्या है, मोशन स्टडी का मतलब है थोरो एनालिसिस ऑफ वेरियस मोशंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय वर्कर्स। ठीक है ना, इसमें हमारा उद्देश्य क्या है, इसमें हमारा उद्देश्य है कि जो एलिमिनेट करना उन अननेसेसरी मोशंस को जिसकी वजह से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक वर्कर है, वो टूल निकालने के लिए बार बार झुकता है, तो क्या होगा, वर्कर की इफिशियंसी कम होगी। बार बार उसको झुकना पड़ेगा तो हम क्या कर दें, टूल बॉक्स उसके पास रख दें, तो वो उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब इमेजिन करिए कि आपकी स्कूल में, समझ लो आपकी स्कूल में बहुत बड़ा स्कूल है, मान लो एक 11th यहां लगती है, 12th दूसरी जगह लगती है, बहुत दूर कॉर्नर में। तो भैया टीचर 11th की क्लास लेने के बाद 12th क्लास में अगर पढ़ाता है तो वहां जाएगा उतना दूर, तो उसकी इफिशियंसी कम होगी। तो क्या करो, क्लास पास में लगा लो। तो ये अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट करना हो गया, जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या है कि अपने काम के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करिए। स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करिए मतलब आप बताइए कि मान लीजिए एक यूनिट है, मान लीजिए आप शर्ट बनाते हैं, आपकी कंपनी शर्ट बनाती है, तो आप बताइए वर्कर को कि एक शर्ट बनाने में जनरली 6 आवर्स लगते हैं, और ये स्टैंडर्ड टाइम ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए कि ये 6 घंटे में एक शर्ट बन जानी चाहिए। तो अब मान लीजिए कि आपको 1000 शर्ट बनानी है, कितनी, 1000 शर्ट बनानी है, तो आप पता कर सकते हैं कि आपको कितने वर्कर्स की जरूरत होगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, कितने वर्कर्स रखने हैं। सुटेबल इंसेंटिव स्कीम, देखेंगे भैया कि वर्कर अगर एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं तो उनको इंसेंटिव देंगे, नहीं कर रहे हैं तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। एंड टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, कितना खर्चा आएगा, ये पता करने के लिए टाइम स्टडी की जरूरत होती है। ऑब्जेक्टिव यही है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। क्या है, टाइम स्टडी का पर्पस होता है स्टैंडर्ड टाइम बताना, मतलब काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए। एंड मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना। टूल्स, टाइम स्टडी में स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है, मोशन स्टडी में कैमरे का यूज किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड मतलब टाइम स्टडी में कोई नई मेथड नहीं बनती, उसी मेथड में बताते हैं कितना टाइम लगेगा। और मोशन स्टडी में नई मेथड बन जाती है क्योंकि हम इसमें कुछ मूवमेंट को एलिमिनेट कर देते हैं, तो वो नई मूवमेंट हो जाती है। तो ये रहा आपका डिफरेंस। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का क्या मतलब है, देखो भैया एक वर्कर लगातार काम करेगा, मान लो वर्कर से 8 घंटे काम कराने, 8 घंटे की ड्यूटी में आया है वर्कर, तो उसको 8 घंटे लगातार काम कराओगे तो वो 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद थक जाएगा तो इफिशियंसी कम होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा मन लगा के। तो एक काम करो, उसको 3.5 घंटे का काम कराओ, फिर आधे घंटे का ब्रेक दे दो 30 मिनट्स का, और फिर उससे 4 घंटे फिर काम करा लो। तो ये क्या हुआ, इससे वर्कर की इफिशियंसी क्या है, जब वो रेस्ट पा जाएगा तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, रिस्टोर हो जाएगी। तो एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, तो पता लगाया जाएगा कि अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब फटीग स्टडी में ये पता लगाया जाएगा कितने देर बाद वर्कर थक जाता है और उसको कितने आराम की जरूरत है। उसके बाद डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, ये क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम का मतलब है कि वर्कर्स 2 तरह के होंगे, एक अच्छे से काम करेंगे, बहुत इफिशियंट होंगे, दूसरे नालायक किस्म के वर्कर होंगे। तो टेलर कहता है कि जो अच्छे वर्कर हैं उनको अच्छी सैलरी दीजिए और जो नालायक वर्कर है उनको अलग सैलरी दीजिए। मतलब आप ऐसे कर दीजिए ना कि एक घंटे में जो इतना प्रोडक्ट बनाएगा, मान लीजिए एक दिन में अगर 100 प्रोडक्ट बनाना है, ये स्टैंडर्ड सेट कर दिया, तो 100 या ज्यादा जो बनाएगा उसको इंसेंटिव दीजिए, इफिशिएंट कहेंगे, और जो 100 से कम बनाएगा उसको इनइफिशिएंट कहेंगे।
यानी नालायक। तो नालायकों को कम रेट से मिलेगा वेजेस और इफिशिएंट लोगों को अच्छे रेट से मिलेगा वेजेस, ज्यादा रेट से मिलेगा और हो सकता है इंसेंटिव भी मिल जाए। तो टेलर ने बोला अब इससे क्या होगा, इफिशिएंट वर्कर मोटिवेट होगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन नालायकों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं अगर खराब काम करूंगा तो मेरी सैलरी कट जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये थे आपके टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन फेयोल्स प्रिंसिपल एंड टेलर के प्रिंसिपल, मतलब दोनों में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है। तो पर्सनालिटी की बात करें अगर, तो फेयोल इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, जबकि टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पर्सपेक्टिव की बात करें तो देखो फेयोल जो थे ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट देखे गए थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसका होता है, टॉप लेवल का होता है। और टेलर ने हमेशा वर्कर्स की बात की, तो वर्कर से जुड़े हुए लोग कहां पे होते हैं, लोअर लेवल के पास। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स और डेवलप्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लोअर लेवल। उसके बाद बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, फेयोल का पर्सनल एक्सपीरियंस था, इनका ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखा था। उसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड, फेयोल कहता है कि एक आदमी को, एक वर्कर को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। टेलर बोलता है भैया यूनिटी ऑफ कमांड की आवश्यकता नहीं है। टेलर तो कहता है फंक्शनल फोरमैनशिप, मतलब एक वर्कर को, आप अभी देख रहे थे, एक वर्कर को कितनी जगह से ऑर्डर मिल रहे थे, एक वर्कर को 8 जगह से 8 लोग निगाहें दे रहे थे। तो ये यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन कर जाता है टेलर। ठीक है, कि एक वर्कर को 8 जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फोकस, फेयोल का फोकस था ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जबकि टेलर का फोकस था इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर। टेलर हर जगह बात करता है कि मेथड अच्छी लाओ जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, आराम दो उसको जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, साइंटिफिक तरीके से काम करो जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, फेयोल के प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि हर जगह एप्लीकेबल होंगे, लेकिन टेलर के प्रिंसिपल स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में ही क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस। एंड इससे पहले आपका मतलब यहां पर आपका चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है फिनिश। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। सो अगर कोई फीडबैक हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।